आइए बात करते हैं फाइनेंशियलाइजेशन पर जो कहा इन्होंने सीए साहब ने। सीए का कहना है दोस्तों, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि भारत में वित्तीयकरण हो रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, कैपिटल मार्केट का, पूंजी बाजार में फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है। टर्मिनोलॉजी बजट में भी आई थी, चर्चा हुई थी, तब भी बात इस पर की गई थी काफी वहां पर, द हिंदू में, सॉरी माफ कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, द हिंदू का ही। आइए बात करें फाइनेंशियलाइजेशन होता क्या है, वित्तीयकरण होता क्या, फिर आगे बढ़ूंगा यहाँ पर। फाइनेंशियलाइजेशन है वित्तीयकरण। इसको समझ सकते हैं दोस्तों, वित्तीयकरण मतलब होता है आपकी जो एसेट्स हैं, जैसे आपने अपनी बैंक में सेविंग कर रखी है, एफडी बना रखी है, आपने घर निर्माण कर रखा है, आपने गोल्ड ले रखा है अपने घर में। आप लोग पहले निवेश करते हैं, ऐसे निवेश करते हैं ना पहले, कि घर बना लिया, रियल एस्टेट में लगा दिया पैसा, या लगा दिया गोल्ड खरीद के रख लिया कि मुसीबत के टाइम काम आएगा। तो जो आप वो निवेश करते थे, आप भले उस घर में रहे ना रहे, लेकिन हम फ्लैट लेके रख ली, जमीन लेके रख ली कि चलो पड़ी रहेगी, या गोल्ड लेके रख लिया आपने, पड़ा रहेगा। अब लोग वहां नहीं जमा कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उससे बढ़िया वो क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनेंस मार्केट में, कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, कन्वर्ट कर रहे हैं बॉन्ड मार्केट में, यानी उस पैसे को अब वो ले जा रहे हैं शेयर में, कैपिटल मार्केट के अंदर, पूंजी बाजार के अंदर। जैसे आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं, आपकी घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, गोल्ड वो था, वो सब कहाँ जा रहा है, बवंडर में। और वो टाइफून क्या है, बेसिकली डॉलर, शेयर मार्केट, बॉन्ड, कैपिटलाइज करना, उसको फाइनेंशियलाइज करना। अब हर चीज को आप क्या कर रहे हैं, अपनी सेविंग को आप धीरे धीरे फाइनेंशियलाइज कर रहे हैं, वित्तीयकरण कर रहे हैं उसका। तो वित्तीयकरण क्या होता है, बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मानना है कि ये जो है, ये काफी मुश्किलें करने वाला है, डिस्टॉर्ट करेगा भारत की वृहद अर्थव्यवस्था को। जी हाँ, ये कहना है, और मुझे लगता है इस बारे क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमी में, देश की वृहद अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है फाइनेंशियलाइजेशन। लगातार मुद्दा चल रहा है, मुझे लगता है कि ये पिछले 2-3 महीने से जो सरकार प्रयास, कल भी हम बात कर रहे थे किसी टॉपिक के अंदर, कल भी शायद पहली खबर मेरी यही थी, आपको याद हो, करंट अफेयर्स की, कि स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, तब भी सरकार के बात कर रहे थे कि सरकार चाहती है लोग शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, कम करो यार, लगाना बहुत ज्यादा हो रहा है। शेयर मार्केट 5 से 25 हजार रुपए आ गया 10 साल के अंदर, सोचिएगा, बस नॉर्मल सी बात। कोई मुझे कहे आशीर्वाद अभी पैसा लगा दो 5,000 रुपए, 10 साल बाद 25,000 ले लो, या 10 साल में सरकार डबल नहीं करके देती, 5 गुना करके दे रहे हैं, कौन नहीं लगाएगा यहाँ पर। तो सबका आकर्षण का केंद्र बन गया शेयर बाजार इस समय। म्यूचुअल फंड सही है तो सही है, सब दिखा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बैठ के देखो अच्छा फायदा मिल रहा है, सब लगा रहे हैं पैसा। इससे हो क्या रहा है, आप जो जमा करते बैंक में, एफडी करते, आप मकान लेते, आप गोल्ड खरीदते, वो सब पैसा जा रहा है शेयर मार्केट में, ज्यादा रिटर्न्स के लालच में। तो क्या इसके नुकसान है, इससे वृहद अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो। कल हम एक बात कर रहे थे दोस्तों, डेटा आया है, जहां वर्ल्ड बैंक का डेटा भी आया है और जीडीपी डेटा भी आया है, हमारी हाउस होल्ड सेविंग कम होती जा रही है, हमारी घर के जो निवेश थे वो कम होते जा रहे हैं, घर की बचत हमारी कम होती जा रही है। 7.5% के आसपास थी कुछ दिनों पहले, ये 2 साल पहले, और अब ये 5.7% के आसपास आ चुकी है। लगातार कम हो रही है हमारी हाउस होल्ड सेविंग, और जब सेविंग कम होगी तो ऑफकोर्स सेविंग का चक्र याद करें, बताता हूं कई बार मैं आप लोगों के लिए, याद है ना इन्वेस्टमेंट सेविंग वाला चक्र, क्या होता है चक्र अपना, वो निवेश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री बनती हैं, सर्विस सेंटर बनते हैं, फैक्ट्री, उत्पादन होता है, उत्पादन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो लोगों की इनकम आती है, लोगों की आय बढ़ती है दोस्तों, गरीबी दूर होती है लोगों की यहाँ पर। और जब गरीबी दूर होती है, इनकम बढ़ती है, लोग सेव करते हैं बैंक में, गोल्ड लेकर, हाउसिंग में सेव करते हैं, सेविंग करते हैं। और जब आप इस प्रकार करते हैं पैसा, तो कहीं ना कहीं वो बैंक से दोबारा जाता है, इन्वेस्टमेंट लोन लेते हैं, और फिर साइकिल और चलती रहती है। लेकिन हो क्या रहा है, लोग अब इसको लगा रहे हैं कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार में। कैपिटल मार्केट थोड़ा रिस्की बाजार है, सट्टा बाजार है अपने आप में, क्योंकि वो पैसा कंपनी के पास भी नहीं जा रहा है, वो पैसा मार्केट में ही बिखरा पड़ा है, वो कहीं जा नहीं रहा पैसा, वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में नहीं जा रहा, उत्पादन में नहीं जा रहा पैसा वो। तो इससे होता क्या है, वो कुछ लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज हो रहा है, सट्टेबाजी में आ गया पैसा। आप सोच सकते हैं, मैं आपको ऐसा कहूं कि ये लोग, 2 लोग जुआ खेल रहे हैं, अब जो दांव पे लगा है पैसा, टेबल पे रखा है, क्या वो कोई काम का, बस लगा हुआ है, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, जब वो जीतेगा वो निकालेगा, फिर लगा देगा, अगले गेम में लगा देगा वो। तो क्या उस पैसे का वो यूज कर पा रहा है, क्या उस पैसे को खर्च कर पा रहा है, क्या उस पैसे को वो आगे ले जा पा रहा है। वो भी ऐसा है कि यार आज जीता कल हारेगा, इसके पास रहना नहीं है, तो आगे लगाएगा, वो हारेगा, वो कोई और जीतेगा। तो ये पैसा मूव हो रहा है, बढ़ता जा रहा है साल दर साल, लेकिन कोई काम का नहीं है। जी एग्जैक्टली वही कंडीशन हो रही है यहाँ पर। तो कैपिटल तो बन रही है, शेयर तो खरीदे जा रहे हैं, शेयर का दाम बढ़ रहा है। मेरे पास पहले कागज के 10 टुकड़े थे ये, जिनका मूल्य 2,000 रुपए था, आज कागज के टुकड़े इनका मूल्य 20,000 रुपए है तो कागज के टुकड़े ही, दाम बढ़ गया कागज के टुकड़ों का, लेकिन क्या ये एसेट में कन्वर्ट होगा,
कल दाम कम होगा तो खत्म है, कागज टुकड़े 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले मुझे इसके। यानी ये आप गोल्ड कितना भी कम होगा तो एक सीमा से कम नहीं होगा, घर आपका एक सीमा से कम नहीं होगा दाम उसका। फिजिकल एसेट्स के दाम कम नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए लिमिट से। फाइनेंशियल एसेट्स कब जीरो पे आ जाए, अर्श से फर्श पे कब आ जाए, वी कांट से। तो वही बात यहां पर आती है, कैपिटल मार्केट बहुत अनसर्टन होता है, सट्टेबाजी भी कहते हैं कई बार। तो सरकार चिंतित है सट्टेबाजी से, टेबल पर बढ़ते हुए साइज से सरकार चिंतित है। अपनी सरकार खुद ही प्रयास करती थी पहले कि टेबल पैसा लेकर आओ, मत रखो बैंक में। सरकार बोलती थी कि मत रखो घरों के अंदर, जमा करो बैंक के अंदर, पैसा लेकर आओ। डिमोनेटाइजेशन कर दिया सरकार ने। आपने सुना, जानते नहीं जानते, जो 8 नवंबर की सुनामी आई थी 2016 में भारत में नोटबंदी की, वो क्यों आई थी? सरकार, बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा तर्क था कि लोग बैंक में जमा करेंगे, पैसा वाइट होगा और ये फिर निवेश के रूप में आगे आएगा। तो निवेश हुआ, लेकिन निवेश गया कहाँ? वो इंडस्ट्री को नहीं गया, वो बैंक में एफडी के रूप में नहीं गया, वो सरकार चाहती है निवेश आगे बढ़े, वो नहीं हुआ, वो शेयर बाजार में चला गया। म्यूचुअल फंड सही है कहकर पैसा वहां चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया वित्तीयकरण, जिसमें आप फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल एलिट्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो देश का नीति निर्माण करने लगते हैं। क्योंकि पैसा किसके पास जा रहा है? अब शेयर मार्केट कैप किसका बढ़ रहा है? वो कंपनियां, कुछ गिनी चुनी कंपनियां, उनके हाथ में इतनी ताकत आ गई है कि जब चाहे हजारों शेयर धारक को डुबो दें। वो तो बहुत ही पावरफुल बन गए हैं वो लोग। वो सरकार से जो कहेंगे कसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उनके शेयर हैं। आपको लग रहा है कि 20,000 रुपए शेयर आपके पास रखे हैं, लेकिन वो 20,000 रुपए आपकी जेब में नहीं है, अभी उसकी जेब में। जिस दिन वो कहेगा खत्म तो शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा, उसका हिंडनबर्ग आएगा तो, और फिर क्या होगा? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक आउटलुक को, आउटकम को प्रभावित करते हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, अगर बढ़ रहा है फाइनेंशियलाइजेशन, इसका सीधा असर होता है नीति निर्माण पे असर डालते हैं। सरकार फ्री होके पॉलिसी नहीं बना पाती। आइए बात करेंगे इस पर हम लोग। तो वित्तीयकरण क्या समझाया? पहली बात तो वित्तीयकरण बताया मैंने, आप फिर देखिएगा वित्तीयकरण क्या है। मूविंग इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल फिजिकल एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स। लाइक आप घर खरीद रहे थे, गोल्ड में ले रहे थे, उसकी जगह कहां जा रहा है? वो शेयर बाजार में, कैपिटल मार्केट में पैसा वहां जा रहा है। इस बवंडर में जा रहा है पैसा। आपको लग रहा है बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, कागज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कागज का दाम कल क्या होगा, वी कांट से इस पर। चलिए, तो आखिर कौन से कारक हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं फाइनेंशियल फैक्टर्स ड्राइविंग फाइनेंशियलाइजेशन? क्यों बढ़ रहा है लोगों में शौक? क्यों बढ़ रहा है लोगों में ये वित्तीयकरण का चस्का? मैं चस्का कहूंगा, इसको आदत कहूंगा, लत कहूंगा। क्यों है ये, क्यों बढ़ रही है लत ये? पहली बात, सीधी बात है यार, मिडिल क्लास जो है भारत में, जो मध्यम वर्ग है ना, उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। ऐसी डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? टैक्स देने के बाद जो आपकी इनकम थी, टैक्स देने के बाद जो आपके हाथ में पैसा बचता है, प्रयोज्य आय बोलते हैं। प्रयोज्य, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम, जिसका आप खर्च कर सकते हैं। आपके टैक्स दिए हुए सब दे दिया आपने, सारी लाइबिलिटी दे दी आपने, जो पैसा बचा आपके हाथ में वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। बढ़ रही है मध्यम वर्ग के हाथ में, दो राय नहीं है। 1990 में रिफॉर्म स्टार्ट किए थे, उससे मध्यम वर्ग की आय बढ़ी है। अमीर और अमीर हुआ है, मध्यम वर्ग की आय बढ़ी है कहीं ना कहीं, और गरीब तो और गरीब हो रहा है, लेकिन मध्यम आय की ओर बढ़ रही है। उसके पास ज्यादा इनकम है खर्च करने के लिए। पहली बात तो यही है। सीधी बात है, निवेश कब करूंगा? जब पैसा भरा होगा जेब में मेरी। ठीक बात है। उसके बाद मुद्रास्फीति। जी हाँ, ये क्या जुड़ता है? आइए बात करें, मुद्रास्फीति क्या जुड़ती है फाइनेंशियलाइजेशन से? देखिए, इन्फ्लेशन क्या जुड़ता है, इन्फ्लेशन से क्या फाइनेंशियलाइजेशन होता है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात करें, मुद्रास्फीति मान लो एवरेज 8%, इन्फ्लेशन 8% है। मैंने बैंक में जमा किया 100 रुपए, और बैंक ने का आशीर्वाद हम आपको लेट एज्यूम 10% इंटरेस्ट देंगे। अच्छी बात, 10% इंटरेस्ट अच्छा लगा सुनने में। मैंने बैंक में जमा कर दिए जाके पैसे, बैंक ने अगले साल मुझे 110 रुपीज लौटा दिए 10% इंटरेस्ट के साथ। लेकिन इस बीच देश में इन्फ्लेशन कितना हो गया? 8% इन्फ्लेशन हो गया इस बीच। तो रियल मुझे फायदा कितने का हुआ? यदि 100 रुपए का मैं मान लो कुछ सामान लेकर आता, या 100 रुपए का सामान जो आ रहा था वो 108 का सामान आ रहा है कहीं ना कहीं, तो बैंक से मुझे मिल भी गए 110, तो फायदा कितने का मिला मुझे? केवल 2% एक्स्ट्रा, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट तो केवल 2% ही है ना यार। 8 तो इन्फ्लेशन बढ़ ही गया। यानी मैं लास्ट 100 रुपए गोल्ड ला के रख लेता, सोचिए, तो वो 108 रुपए का हो जाता है इस साल। बैंक में जमा किया तो 110 का हुआ, 2 रुपए तो बढ़े मेरे। उससे बेहतर है यार कि मैं कुछ और सोचूं। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा कि बैंक में एफडी करना बेकार है यार। बैंक में एफडी करना बेकार है, मतलब कुछ नहीं बैंक में एफडी करने का। सेविंग अकाउंट खोल के 6% या 5% इंटरेस्ट मिलेगा, कोई मतलब नहीं बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने का।
जिस देश का इन्फ्लेशन 7-8% हो, बैंक आपको 4-5% इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग पर, तो क्यों करेगा आदमी, या बचत खाते में रखेगा पैसा, छोड़ो। तो पैसा कहाँ जाएगा फिर, पैसा जाएगा उस जगह पर जो ज्यादा रिटर्न्स दे रहा हो। और वो कौन दे रहा है दोस्तों आपको रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स कहां से मिल रहे हैं आपको, वो मिल रहे हैं आपको फिक्स डिपॉजिट से नहीं मिलते, एफडी से नहीं मिल रहे हैं। हाई रिटर्न्स कहां से मिलेंगे, शेयर मार्केट लालच दिखा रहा है, बुला रहा है, आ जाओ बेटा मैं तुमको 100 या 5 गुना कर दूंगा 5-10 साल में। अच्छा यार, आपके पास बैंक का अधिकारी या वो शेयर मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव आता है, देखो सर इतने रिटर्न्स आए हैं पिछले 5 सालों में, देखो 10 साल में इतने रिटर्न्स आए हैं। लोग परेशान, हाँ यार 10 साल में रिटर्न्स तो आए, देख भी रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, यार डबल हो गई है, 3 गुना इनकम हो गई है, चलो लगा दो पैसा। तो रिटर्न्स ज्यादा के लिए आप पैसा लगा रहे हैं कहां पर, एफडी में, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन वाले 1% होता, अगर 1-2% इन्फ्लेशन होता तो क्यों जाना यार, मुझे बैंक तो दे रहा है 10%, 8% बैंक तो दे रहा है, मैं क्यों दूं तेरे को पैसा यार, मैं सामान लेके रख लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, मैं क्यों लगाऊंगा फाइनेंशियल मार्केट में। जी हाँ। तीसरी बात, अब यूपीआई आ गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, बटन दबाया शेयर खरीद लिया, बटन दबाया स्टॉक मार्केट में चले गए, बटन दबाया डीमैट खुल गया, बटन दबाया आपने पेमेंट कर दिया, तुरंत मालूम पड़ जाता है कितने का है, शेयर का दाम ऑनलाइन दिख रहा है, वो इन्फ्लुएंसर ऑनलाइन दिख रहा है आपको बैठा हुआ, वो बता रहा है कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें, मेरे को दो मैं सब लूट लेके भग जाऊंगा, वो सब बता रहा है आपको। तो ये क्या हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं डिस्लाइशन होने से इकोनॉमी का असर बढ़ा है हमारे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों सरकार ने पहले छूट ही बहुत दी थी हमारे यहाँ, तो मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, 2018-16-17 में सरकार, जब लोगों ने अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखा, निर्मला जी ने कहा मैं हूं ना यहाँ पर, चिंता की बात क्या, पैसा बैंक में रखा है ना, लगाओ शेयर मार्केट में, लगाने पर जो कमाई होगी वो टैक्स फ्री कर देंगे हम। ये इस प्रकार के इंसेंटिव सरकार ने दिए कि अगर आप बॉन्ड में पैसा लगाते हो सरकार के, तो बॉन्ड से इनकम होगी, टैक्स फ्री कर देंगे आपकी। अरे हद हो गई यार, तो लगाएगा आदमी बॉन्ड में ना, फिर तो पैसा वो रखेगा बैंक अकाउंट में, बैंक में एफडी से जो कमाई होगी उस पर टैक्स लेंगे, शेयर मार्केट में लगा दोगे उससे कमाई, वो टैक्स नहीं लेंगे उस पर। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही थी आपको यहाँ पर, और जब गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है तो फिर लोग लगाते भी, आपको लगता है हाँ सही है। तो ये एक बड़ी समस्या रही हमारे यहाँ। जो फैक्टर्स थे कौन कौन से क्लियर होने चाहिए आपको, 4 फैक्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने देश में शेयर बाजार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगला पार्ट हमारे पास है यहाँ पर, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है दोस्तों, इसका प्रभाव क्या हो रहा है। समझ में आया दोस्तों, इंपैक्ट हमने समझा कौन कौन से प्रभाव मिले। तो फैक्टर कौन कौन से हैं दोस्तों, देख लिया आपने, समरी कर दें फिर से एक बार। तो फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास, फैक्टर डिस्लाइजेशन दोस्तों, गवर्नमेंट इंसेंटिव, सरकार छूट दे रही है कई प्रकार की, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से एफडी कम हो गए, और एफडी कम होने से पैसा गया स्टॉक मार्केट के अंदर, और कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ती जा रही है, प्रयोज्य आय लगातार बढ़ रही है। ये फैक्टर्स हैं शेयर मार्केट के बढ़ने के। इंपैक्ट क्या हो रहा है, आइए बात करें दोस्तों। डर रही है सरकार, अब डर, सरकार के अंदर डर है यार कुछ गलत हो गया है, जो नीतियां बनाई थी हमने, छूट दी थी, उससे गलत फायदा उठा लिया लोगों ने, यहाँ पर डर रही है सरकार। अब यहाँ पर डर बात है भी डरने वाली, क्योंकि इतने लोगों ने पैसा लगा दिया है, ये जो मार्केट बढ़ रहा है, बबल है एक प्रकार से, बबल बढ़ रहा है। और जब ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ आपके सामने बात, ही मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, आपको याद होगा, ये बबल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार अब चिंतित हुई है, सरकार कुछ करें, बबल फटेगा, निश्चित तौर पर फटेगा बबल, ये तब मुश्किल आएगी मार्केट में, बहुत मुश्किल आएगी, तब स्कैम होंगे, लोग परेशान होंगे, डूबेगा पैसा लोगों का। ये हमने देखा किस प्रकार क्रिप्टो करेंसी बबल फूटा लास्ट ईयर, याद करें लॉकडाउन में क्रिप्टो करेंसी, ये बिटकॉइन $85,000, 6.5 लाख डॉलर, यानी एक बिटकॉइन $6.5 लाख की। कहाँ वो यार, एक बिटकॉइन से पिज्जा खरीदने योग्य स्थिति नहीं थी, बिटकॉइन एक पिज्जा नहीं आता था एक बिटकॉइन के अंदर, वो दे रहा है आपको 7 लाख 8 लाख रुपए दे रहा है एक बिटकॉइन के। बबल था ना ये, फूटा तो क्या हुआ, मारा फिर रहा है बिटकॉइन। आज क्रिप्टो करेंसी कंपनी भग गई देश छोड़कर यहाँ से। बबल फटता है, टाइम लगता है, लेकिन फटेगा तो नुकसान सबको करेगा यार ये। आइए बात करें हम लोग, इंपैक्ट क्या होगा दोस्तों, आइए यार चर्चा करें इंपैक्ट क्या होने वाला है इसका। इंपैक्ट में दोस्तों पोटेंशियल इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। पहली बात तो यार फाइनेंशियल सेक्टर का रोल बढ़ रहा है रियल सेक्टर के मुकाबले। फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉइंट हो गया है, स्टॉक मार्केट इंपॉइंट हो गया, लगातार बात कर रहा हूँ आपसे, और क्या चाहिए यार। मुझे यार 2-3 साल पर हम चर्चा भी नहीं करते थे इस पर, क्या करना है होगा यार कुछ, स्टॉक मार्केट बढ़ता है, बात भी नहीं करते थे स्टॉक मार्केट पर, किताबों में लिखा होता था बकायदा कि स्टॉक मार्केट रियल पिक्चर नहीं दिखाता इकोनॉमी की, ये हम बोलते थे लाइन खड़े होकर क्लास के अंदर। लेकिन आज हम स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हैं, आज स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे तो डर लगता है यहाँ पर क्या होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का।
शेयर मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, लोगों की सांसें बैठ जाती हैं, कहीं बस फट तो नहीं गया, कहीं ये बबूला फट तो नहीं गया, मुश्किल हो जाएगी तुरंत। सरकार तुरंत चिंतित हो जाती है, मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है, कहती रुको रुको, नहीं, सरकार कुछ प्रयास करती है भैया एकदम से ना गिरे, एकदम से ना फटे बबल ये। तो फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रांग हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया रियल एस्टेट के मुकाबले, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इंपैक्ट क्या हुआ है, आपकी जो इनकम थी ट्रांसफर हो गई है रियल सेक्टर से, कहाँ चली गई है इनकम, अब फाइनेंशियल सेक्टर की ओर। घर, गाड़ी, गोल्ड, फिजिकल एसेट्स, एफडी के मुकाबले कहाँ गया, स्टॉक मार्केट में चला गया आपका सारा। इसके अलावा दोस्तों इसने रिस्क पैदा कर दिया इकोनॉमी को, डेप्ट, डिफ्लेशन और प्रोलॉन्ग रिसेशन। हुआ क्या, उत्पादन बंद हो गया, आपके यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, रोजगार क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है कुछ सालों से, क्योंकि रोजगार जो क्रिएट कर सकता था पैसा लाके बैठा है स्टॉक मार्केट में, जो पैसा निवेश साइकिल में आ सकता था वो कहाँ चला गया, स्टॉक मार्केट में। सरकार अब बोल रही है हाउस होल्ड सेविंग कम हो गई, अब सरकार का डेटा है ना सामने, 7.5 5.5 रह गया, तब 5.5 रहेगा तो कहाँ से सरकार लेगी पैसा फिर। तो इसका क्या होगा, अगर उत्पादन नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, यानी कि वो कहाँ गया हमारा साइकिल पहला वाला, अगर ये पैसा यहाँ नहीं पहुंचेगा, उत्पादन नहीं होगा, रोजगार नहीं, लोगों की आय नहीं, सेविंग नहीं, और ये चक्र दुष्चक्र होगा। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, उत्पादन नहीं होगा तो मंदी आएगी। जी हाँ, ये मंदी का संकेत है, मंदी आ सकती है। लोग सेविंग नहीं कर रहे यार, जब बैंक पैसा नहीं होगा तो बैंक लोन कैसे देगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएगा कोई यहाँ पर, क्योंकि सब जुए में खेल रहे हैं। तो सबको ये मालूम है कि आज तो कमाई हो रही है, कल होगी क्या नहीं, तो खर्च मत करो, निवेश मत करो, जुआ खेलो। सब जानते हैं जुए का परिणाम, टेबल बड़ी आज की जब भर गया आपका, अगर रुपये खेलने गए आपको मालूम है कि नुकसान हो सकता है। और फिर लालच क्यों नहीं कमाने जा रहे, इस पैसे को जीत लिया आपने तो क्यों नहीं कहीं और जाके फैक्ट्री में लगाते, नहीं, कमाने का लालच है और कमाई होगी, जीत चुके हैं ना, बढ़ रहा है ना मार्केट, क्यों लगाऊं कहीं जाकर यार, मार्केट में खेलते हैं पैसा, तो पैसा तो आ रहा है ना, पैसा आना चाहिए। वो एक जो समस्या है वो बनेगी आपको यहाँ पर, तो देश में मंदी आ सकती है, उत्पादन नहीं होगा, तो ये बड़ा कारण है, देश में रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ। स्टार्टअप कल्चर जो 2016 में आया था भारत के अंदर, हमारे सब टेक कंपनीज आगे बढ़ रही थी, स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ा भारत में, और जैसे ही पैसा स्टॉक में जाना चालू 18-19 के बाद से स्टार्टअप की फंडिंग कम होती गई। कोरोना में थोड़ी बढ़ी स्टार्टअप की फंडिंग, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे थे लोग, स्टार्टअप फंडिंग लगा रहे थे निवेशक, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो गया। 22 के बाद तो स्टार्टअप में फंडिंग आना बिल्कुल कम हो गई। स्टार्टअप विंटर बोलते हैं, फंडिंग विंटर बोलते हैं इसको हम लोग, वहाँ फंडिंग नहीं आ रही है अब, क्यों, क्योंकि पैसा कहाँ चला गया, स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, चिंता हमको वो हो रही है अपने देश के अंदर। इसके अलावा इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और इसके अलावा इम्पैक्ट क्या है दोस्तों, कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। जी हाँ, असमानता बढ़ रही है आय की, अमीर और अमीर हो रहा है। इसके बाद स्टॉक है वो और अमीर हो गया, इसने स्टॉक नहीं खरीदे हैं वो गरीब फील हो रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं, जहां मैं बैठता हूं रहता हूं, कई लोग जानते हैं कि चूंकि मैं डील करता था स्टॉक में, बहुत सालों से डील कर रहा हूं, तो लोग मुझे आते हैं पूछते हैं सर क्या करें क्या ना करें। कई लोग मुझसे आते हैं सर बिटकॉइन, मुझे 2021-22 की बात मैं कर रहा हूँ, मुझसे लोग बात करने आते हैं बिटकॉइन में पैसे लगाएं क्या ना लगाएं, कि वहाँ सही हुआ लगाना नहीं हुआ लगाना। मैं बोलता नहीं यार, मैं नहीं लगाया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में, मैं कभी नहीं लगाता बिटकॉइन के अंदर, मेरा मैं नहीं है। लेकिन मेरे साथ वाले जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने स्तर पर पैसा लगाया, उनकी आय बहुत तेजी से बढ़ी, नो डाउट, बहुत बहुत कमाया उन्होंने यहाँ पर। अब जिन्होंने नहीं लगाया उनको लगता है मैंने लगाया ही नहीं पैसा, यार गलती कर दी यार, मैंने नहीं लगा के, मैं भी लगा लेता। लेकिन जब बबल बस्ट हुआ तो कुछ लोगों को ठीक है फायदा हो गया, तो कमा चुके थे, बाहर निकल चुके थे, लेकिन जो रखे हुए थे पैसा वहां पर, वो बहुत नुकसान हुआ। जी हाँ, आय की समानता बढ़ती है, और कहीं ना कहीं वेतन नहीं बढ़ेगा ना, जो फैक्ट्री नहीं बनेंगी, अब जब फैक्ट्रीज नहीं बनेंगी, इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तो वेतन कहाँ से बढ़ेगा, बेरोजगार पैदा होते जा रहे हैं। एक रिक्शा चलाने के, मान लीजिए काम करने के 100 रुपये मिलते थे, आपको उम्मीद है कि अगले साल 120 रुपये मिलेंगे मुझे, मेरी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन नया वर्कर आ गया बेरोजगार वहां पर, तो मालिक कहता 100 रुपये दूंगा, काम करना है तो कर, वरना नया लड़का मेरे लिए खड़ा है तैयार, यहाँ पर नया वर्कर खड़ा है मेरे लिए। तो वेजेस हाइक नहीं होते हैं, वेजेस स्टैग्नेट हो जाते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है बाजार के अंदर, नया निवेश नहीं आ रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर मंदी का संकेत है अपने आप में, और आय असमानता बढ़ना चिंता की बात है। इस पर कई रिपोर्ट पब्लिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, सब में फाइनेंशियलाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया गया है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात पहुंच पा रही है दोस्तों आप तक यहाँ पर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।